हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का, विच इज़ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और इनके बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या केंद्रीय समस्या होती हैं जो एक अर्थव्यवस्था को जिसके थ्रू निकलना पड़ता है। एक अर्थव्यवस्था में मेनली 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं हर एक इकोनॉमी को झेलनी पड़ती है, चाहे वो संपन्न हो, चाहे वो विकसित हो, चाहे वो विकासशील हो, चाहे वो दरिद्र हो। तो और ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं: क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं और इसको बारे में आगे जानने वाले हैं कि ये क्या है। पहला हमारा है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए वस्तुओं के चयन की समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए में हमारे पास मेनली 2 तरह के गुड्स होते हैं। पहला होता है उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए खरीदता है, और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता या उत्पादक दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाता है। उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण हो सकते हैं मिठाई, कपड़े, जूते या कुछ भी ऐसा। और उत्पादक वस्तुओं के उदाहरण हो सकते पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में मशीनरी हमारा एक सबसे बड़ा मेन एग्जाम्पल है। हमारी आखिरी समस्या है किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इसमें हमें ये चयन करना होता है कि कितनी हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें, क्योंकि संसाधन सीमित है और इनके बहुवैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इस तरह से अगर हम अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो हमें उस पर पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, और अगर हम अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो हमें उपभोक्ता वस्तु की उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इसे हम औसत लागत भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैसे उत्पादन किया जाए। जो हमारा सेकंड केंद्रीय समस्या है वो है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए मेनली श्रम प्रधान तकनीक के चयन की समस्या है। एक इकोनॉमी में 2 तरह की तकनीकें होती हैं जिसके थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है। पहला होता है श्रम प्रधान, दूसरा होता है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान में तकनीक में लेबर्स का या श्रमिकों का ज़्यादा योगदान होता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में मशीन्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इसका हमारे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करेंगे तो हमें कॉस्ट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, लेकिन इससे लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा और रोज़गार जो है उसके अवसर ज़्यादा आएंगे। और अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक की को एक्सेप्ट करें तो इससे हमारे पास समय हमें बहुत ज़्यादा लगेगा और पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें ये चयन करना है कि हमें किस तरह की प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी तकनीक का चयन करना है। नेक्स्ट है हमारा किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए बेसिकली इसको हम हमारी इकोनॉमी में 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक धनी वर्ग होता है और एक निर्धन वर्ग होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। जैसे धनी वर्ग के लिए अगर हम उत्पादन करेंगे तो इससे क्या निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मतलब उनके साथ एक समाज कल्याण नहीं हो पाएगा, या हम कह सकते हैं कि एक सही इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी सही मायने में। लेकिन अगर हम सिर्फ निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो इससे हमारी जीडीपी में कमी आएगी। जीडीपी समृद्धि में जीडीपी की दर बहुत ही कम हो जाएगी और ये हमारे नुकसान की बात है। तो हमें एक ऐसा बैलेंस तैयार करना है कि हमारा समाज भी एक तरह से खुश रहे और हमारी जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्या। मतलब हम किस तरह से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इनको हटा सकते हैं, इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की, तो उसमें सरकार अधिक से अधिक ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो समाज कल्याण के लिए करेगी, तो वो उसका मेन काम होता है। और अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की करें तो ये समाज कल्याण और अपने अधिकतम लाभ दोनों के उद्देश्य से करेगी, तो ये बहुत ही अच्छा बैलेंस तैयार करके चलती हैं। और अगर हम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अपने अधिक लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करेगी और इस तरह से पूंजीगत वस्तुएं बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगी या धनी वर्गों के लिए वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित करना प्रेफर करेंगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम PPC भी कह सकते हैं।
ये पीपीसी होता क्या है? तो पीपीसी वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। पीपीसी की रचना में 3 मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, और एक्सेप्शंस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारे लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो पीपीसी की 3 मान्यताएं हैं। पहला, दिए गए संसाधन स्थिर होते हैं और इनका पूर्ण कुशल प्रयोग हो रहा होता है, और उत्पादन की तकनीक जो है वो स्थिर रहती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सभी तकनीक जो है वो स्थिर रहेंगी। तो अभी एक आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उससे आपको पता चल रहा होगा। ये जो लाइन है ये पीपीसी की है, जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। पीपीसी के अंदर कोई भी अगर जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं अगर वो अंदर हैं तो मतलब जो दिए गए संसाधन हैं उनका उपयोग जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। और पीपीसी के अगर ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन है तो मतलब उसका उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन पीपीसी के बाहर कोई बिंदु है तो हम उस कॉम्बिनेशन को खरीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि संसाधन स्थिर है और टेक्निक भी स्थिर है। तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। इसकी डेफिनेशन को एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपीसी तथा संसाधनों का अल्प प्रयोग। पीपीसी जो कर्व है अगर उसका ठीक प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का सही प्रयोग हो रहा है, तो पीपीसी एक नीचे की ओर झुकी हुई एक लाइन बनेगा, और इसके अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस हम देख पाएंगे, वो सभी कॉम्बिनेशंस को हम अटेन कर सकते हैं। अटेनेबल सोर्सेज होते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये। मगर अगर इसके ऊपर कोई बिंदु है तो मतलब पीपीसी जो है उसका संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। अगर इसके नीचे कोई बिंदु है मतलब हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और पीपीसी के बाहर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो अनअटेनेबल होता है। अगर कोई बिंदु है यहाँ 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 कहीं पे भी बनता है, मतलब वो एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उसको हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपीसी तथा संसाधनों की समृद्धि। अब किस तरह से हम पीपीसी को राइट वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं या किस तरह से रोटेट करते हैं, तो हम इसको समझेंगे आगे। पीपीसी को राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया जा सकता है। ये पीपीसी एक बिंदु है, तो हम इसको, हमारा जो पीपीसी है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ये तब होगा जब संसाधन बढ़ेंगे, और ये लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, और ये कब होगा जब संसाधन घटेंगे। उसके अलावा पीपीसी अपने ही बिंदु पर रोटेट हो सकता है, घूम सकता है। उसका हम वो किस तरह से घूम सकता है, जब किसी एक संसाधन में कोई वृद्धि नहीं की गई है मगर एक संसाधन में वृद्धि की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इकोनॉमी में एक ब्रेड बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं, और हमने ब्रेड की क्वांटिटी नहीं, ब्रेड के लिए आटे की मैदे की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है मगर बिस्किट के लिए बढ़ा दी है, तो बिस्किट की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, मगर जो ब्रेड का प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसे हम बोलते हैं रोटेशन। एक प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने चेंज किया है, उसको बढ़ाया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवसर लागत क्या होती है। तो अवसर लागत की सीधी सी डेफिनेशन है, एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत। बेसिकली अगर हम एक इकोनॉमी में हम ये मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि 1 किलो ही आटा मौजूद है, तो या तो हम उस 1 किलो आटे से 0 बिस्किट बनाएंगे तो हमारा 20 ब्रेड बन के तैयार होगा। लेकिन हम जैसे ही एक ब्रेड इधर बनाते हैं तो उधर जो ब्रेड बिस्किट की क्वांटिटी है वो 18 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अवसर लागत कितनी है, 2 है। यानी एक बिस्किट बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसको समझेंगे। और ये अन्य इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्वांटिटी को बनाने के लिए दूसरी एक प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे हम अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवसर लागत तथा कुल अवसर लागत में क्या डिफरेंस होता है। तो कुल अवसर लागत सभी इकाइयों के उत्पादन की लागत को प्रकट करती है जब कुछ संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुल का प्रयोग किया है। और सीमांत अवसर लागत में लागत की उत्पादन की एक अन्य इकाई
की लागत को प्रकट करती है जब कुछ संसाधनों का प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित होता है। एक इकाई के प्रोडक्शन से हमने दूसरी इकाई के एक इकाई को अधिक प्रोड्यूस करने के लिए हमने दूसरी इकाई के कितने यूनिट्स को कम किया है, इसे हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद हम पीपीसी का ढलान, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो पीपीसी का ढलान जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर ढला हुआ होता है और ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। बाएं से दाएं ओर ढला होता है, इसका एक रीज़न होता है क्योंकि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट के उत्पाद के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इस अवसर लागत की वजह से हम अगर एक वर्ड पे कहें तो ये अवसर लागत की वजह से ही होता है। और दूसरा हमारा होता है मूल बिंदु की तरफ नतोदर। मूल बिंदु की तरफ नतोदर इसलिए होता है पीपीसी वक्त, क्योंकि जब अधिक से अधिक संसाधन अवसर 1 से अवसर 2 में स्थानांतरित किए जाते हैं तब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है कि वो बढ़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।